फ्लो वॉल्यूम लूप, इसमें हम पढ़ेंगे कि लंग्स में वॉल्यूम जो एयर का है वो और हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो फ्लो रेट है ये किस तरह प्रभावित होता है, नॉर्मली कितना होता है और रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में किस तरह चेंज आते हैं इसमें। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और हमने लिया है वाई एक्सिस पे, एक सेकेंड, ये लिया हमने वॉल्यूम इन लीटर्स, लंग्स का वॉल्यूम दिखाएगा, और ये हमने लिया है वाई एक्सिस पे फ्लो जो कि लीटर्स पर सेकेंड में है। हम ऊपर के क्वाड्रेंट में एक्सपिरेटरी लूप बनाएंगे, नीचे के में इंस्पिरेटरी कर्व बनाएंगे। तो हम बात करते हैं लंग्स में। तो वॉल्यूम हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता है, इधर की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले लंग्स में हमें ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम एयर का भरा पहले से ही रहता है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने इंस्पिरेशन, हम पहले जितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमली उतना हम इंस्पायर कर लेंगे, फिर हम ब्लो आउट करेंगे। इनिशियली वॉल्यूम का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा, इनिशियली फ़्लो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा रेट पे होगी, बाद में फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल फ़्लो वॉल्यूम लूप है। इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर्स इस लूप में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो रेसिडुअल वॉल्यूम, दूसरा है कि हमने मैक्सिमली जितना हम अंदर हवा भर सकते थे लंग्स का उतना भरा है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा और हमने जितना भरा है ये पूरा मिला के टीएलसी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। फिर एफवीसी हमें पता है टीएलसी माइनस आरवी होता है, तो एफवीसी भी इतना हमें पता चल रहा है इस ग्राफ में। फिर एक्सपिरेशन का जब पीक पहुंच जाएगा उस वक्त जो फ्लो रेट होगा वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होगा, PEFR। ये तो हमारा नॉर्मल कर्व हो गया। इसके बाद हम देखते हैं लंग्स में दो तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और एक होता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि लंग्स में इंस्पिरेशन तो हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सपिरेशन के वक्त ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही। तो विद टाइम हवा एक्युमुलेट होती जाएगी और लंग्स का वॉल्यूम विद टाइम बढ़ जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव में जस्ट ऑपोजिट है, रेस्ट्रिक्टिव में लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में ही कमी आ गई है, वॉल्यूम में भी और रेट में भी थोड़ी थोड़ी। क्योंकि इसमें लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है, या तो बाहर दो रेस्ट्रिक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, या तो खुद लंग्स में प्रॉब्लम है या तो थोरेसिक केज में हमारे प्रॉब्लम है। थोरेसिक केज में प्रॉब्लम जैसे कि स्कोलियोसिस हो गया है या काइफोसिस हो गया है, इसको इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी केज है थोरेसिक केज, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके से लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाता है। बाकी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है उसमें खुद लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स में जो इलास्टिक टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रोटिक टिश्यू से, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम हो जाता है कि लंग्स खुद छोटे हो गए। ऑब्स्ट्रक्टिव का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे COPD है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो एम्फाइजीमा आती है और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई हैं लंग्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। होता क्या है कि इंस्पिरेशन के टाइम में हमारी थोरेसिक केज की वॉल्यूम बढ़ी हुई होती है, तो एयर वेज भी हमारे खुल जाते हैं, क्योंकि थोरेसिक केज का हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया हुआ है, तो एयर वेज भी खुल जाएंगे और इंस्पिरेशन होएगा। बट जब हम एक्सपिरेशन करते हैं लंग्स का वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ, एयरवेज भी नैरो डाउन किए, तो एक्सपिरेशन तो वैसे ही मुश्किल थोड़ा सा होता है। दम जो मसल्स हमारे इंस्पिरेशन के टाइम में इंस्पिरेटरी मसल्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो यहाँ पे रिलैक्स कर जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है, बट एयरवेज नैरो डाउन किए हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ में एयरवेज में और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अस्थमा म्यूकस भर गया है, या फिर एम्फाइजीमा की जैसे हम बात करें तो एयरवेज नैरो डाउन करके नॉर्मली जो एयरवेज होते हैं उनके अराउंड एल्वियोलाई रेडियल ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक फाइबर्स की वजह से जो एल्वियोलाई के वॉल में होते हैं। एम्फाइजीमा में ये एल्वियोलाई ख़त्म हो गए, तो जो रेडियल ट्रैक्शन लग रहा था ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो चला जाएगा। एक्सपिरेशन के टाइम में नैरो डाउन
हो जाएंगे एयरवेज और ज़्यादा। म्यूकस भरा है, एयरवेज नैरो डाउन हो गए तो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जो कि अस्थमा के केस में होता है। तो इस वजह से हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती और विद टाइम लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टीएलसी भी बढ़ेगा। अब इसी ग्राफ पे हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव को रेड से शो करूँगी मैं। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में एक तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम हो गया। तो मानते हैं कि कहीं यहाँ पे पहुँच गया है रेसिडुअल वॉल्यूम। दूसरा कि इंस्पिरेशन अगर हम करते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं तो क्या होगा, लंग्स का टोटल वॉल्यूम कम है, तो जो टोटल हवा हम इंस्पायर कर सकते हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। इतना ही मानते हैं, इतना भर पाए, इंस्पिरेशन कर पाए। एक्सपिरेशन में क्या होगा कि एक्सपिरेशन हम कर रहे हैं वो उसमें कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइब्रोटिक चेंजेस आए हैं, एक्सपिरेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगा। ये है कि ओवरऑल जो पूरा वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जैसे 1.5 लीटर था तो मानते हैं कि अब 3 लीटर हो गया है, 4 लीटर मान लेते हैं। यहाँ पहुँच गया रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तो इंस्पिरेशन जब वो करेगा तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लंग्स की बढ़ गई है, बट एक्सपिरेशन करते वक्त उसे दिक्कत आएगी। इनिशियली तो थोड़ा फोर्सफुल करने की कोशिश करेगा, बाद में फिर दम लगा के वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा पेशेंट, ऐसे। तो यहाँ पे कोविंग दिखेगी, कोविंग जो भी कह लें। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की अगर हम बात करें, रेस्ट्रिक्टिव की, तो वो राइट शिफ्ट हो गए रेस्ट्रिक्टिव वाले। ऑब्स्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें तो उसमें लेफ़्ट शिफ्ट आ गया है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। रेस्ट्रिक्टिव में राइट, ऑब्स्ट्रक्टिव में लेफ़्ट, उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव। अच्छा, रेस्ट्रिक्टिव का पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट फिर भी ऑब्स्ट्रक्टिव से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपिरेशन का फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्टिव में इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि फाइब्रोसिस हुई है लंग्स में या फिर लंग्स की वॉल्यूम कम हो गई है। एक्सपिरेशन में जो प्रॉब्लम मेन आई है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आई है, तो यहाँ पे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट सबसे कम होगा। यहाँ के कोविंग है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव वाले में नहीं है। एक और आता है कि अगर लंग्स में सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो क्या, एयरवेज जो हमारे मेन एयरवेज हैं उनमें, जैसे ट्रेकिया या ब्रोंकस हैं, उनमें एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा। तो इंस्पिरेशन के टाइम में भी प्रॉब्लम है, एक्सपिरेशन के टाइम में भी प्रॉब्लम है, दोनों में ही एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम होएगा। इसको मैं ब्राउन से दिखाती हूँ। तो उसमें दोनों में ही कमी आएगी, इंस्पिरेशन में भी एक्सपिरेशन में भी। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये है फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवेज। उसके बाद है फिर कि इन सेंट्रल एयरवेज। उसके बाद है फिर कि अगर डायफ्राम हमारा पैरालाइज्ड हो गया तो क्या होगा। तो उसमें जैसा नॉर्मल है वैसे ही रहेगा हर चीज़, बस कम हो जाएगा। तो ये है डायफ्रैग्मेटिक पाल्सी में। अब फ्रेनिक नर्व अगर इंजर्ड हो गई तो